हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज चलते हैं अपन आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 पे। 3.4 को करने से पहले ये अपन जानते हैं कि इसके अंदर क्या पढ़ना है अपने को, और जो पढ़ना है वो किस हिसाब से पढ़ना है। तो आज की क्लास जो होगी वो 3.4 के लिए बेस का काम करेगी, 3.4 के लिए आधार का काम करेगी। क्योंकि कोई भी चीज समझने से पहले, हालांकि मैं चलने से सीधे सवालों पे चलूं और सवाल करवाऊं, सीधे फटाफट समझ में आ जाएंगे सवाल भी, परंतु आपके दिमाग में वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि वास्तव में हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और ऐसा करने की जरूरत कहां पे पड़ी अपने को। भाई अपन क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालना। मोटा मोटी बात में ये बता दूं कि 3.4 में ए इनवर्स निकालना मतलब ए जो मैट्रिक्स दे रखी है उसका व्युत्क्रम निकालना, 1/a निकालना। सीधी सी सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है तो निकाल लेंगे भाई, क्या दिक्कत है। जो भी तरीका है वो बता रहा है उस हिसाब से निकाल लेंगे। परंतु क्यों निकालेंगे, किस हिसाब से निकालेंगे, कौन सी विधि श्रेष्ठ रहेगी, किताब में किस विधि से कहेगा तो किस हिसाब से निकालेंगे। ये जो व्युत्क्रम अवयव अपन यहाँ भी निकालेंगे, और जब अपन चौथी प्रश्नावली के अंदर जाएंगे, चौथी या पांचवी के अंदर जाएंगे तभी भी अपन निकालनी पड़ेगी। सारणिकों के अंदर जाएंगे तो भी वहां पे भी अपने को निकालनी पड़ेगी, मैट्रिक्स देगा उसके इनवर्स निकालनी पड़ेगी। और अपन पहली प्रश्नावली जब करेंगे तभी अपने को क्या निकालना पड़ेगा, ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, व्युत्क्रम संबंध निकालना पड़ेगा अपने को उसके अंदर। तो चलिए मैं आज शुरुआत करता हूं कहां से, मैं आज शुरुआत करता हूं व्युत्क्रम अवयव से। मेन जो अपना टॉपिक होगा, मेन जो अपना टॉपिक है वो क्या है, आज की क्लास का मेन जो टॉपिक है वो है व्युत्क्रम अवयव। यहां लिख दो मैं कौन सा अवयव, व्युत्क्रम अवयव। मतलब ए कोई एक अवयव हो ना, तो उस अवयव का, एक अवयव का इनवर्स निकाल दो। इट मींस ए है, ए कोई मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का क्या निकाल दो आप, ए इनवर्स निकाल दो, तो वो क्या कहलाता है, व्युत्क्रम मैट्रिक्स कहलाता। मेन बात ये ध्यान रखनी है, ये ए इनवर्स निकालना है। बात को ध्यान से समझना। अपन ने पीछे निकाला था परिवर्त मैट्रिक्स, परिवर्त निकाला था, ए ट्रांसपोज निकाला था, ए डैश निकाला था, आपको पता हो तो। और आज निकाल रहे हैं अपन क्या, व्युत्क्रम अवयव। दोनों में फर्क है, ध्यान से समझना। ये ए इनवर्स है और ये ए ट्रांसपोज है। ये ए ट्रांसपोज तो सिंपल सा था कि पंक्ति है उनको स्तंभ बना दो, स्तंभ को पंक्ति बना दो, बात खत्म। एम इंटू एन की है उसको एन इंटू एम की बना दो, ए ट्रांसपोज आ जाएगा, ए डैश आ जाएगा। ए इनवर्स की कहानी बहुत लंबी है, उस कहानी को आप ध्यान से समझिए और एकदम धैर्य के साथ में समझिए। अगर ज्यादा समझ में भी ना आए ना ये बात जो मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं इसको लास्ट में एक एग्जांपल के माध्यम से सारा निचोड़ बता दूंगा जो मैं अभी कहानी समझा रहा हूँ। देखिए अपन जो व्युत्क्रम मैट्रिक्स निकालेंगे वो प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग से निकालेंगे, है ना। कुछ प्रारंभिक संक्रियाएं होती हैं, मैं लिख दूं यहाँ पे कि अपन किसके माध्यम से निकालेंगे, प्रारंभिक संक्रियाओं के माध्यम से। प्रारंभिक संक्रियाएं बोल दो या प्रारंभिक रूपांतरण बोल दो, जो भी कहे, यानी वो कहेगा प्रारंभिक संक्रियाओं के माध्यम से या प्रारंभिक रूपांतरण के माध्यम से आप क्या ज्ञात कीजिए, मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए, व्युत्क्रम मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए। अब ये प्रारंभिक संक्रियाएं होती क्या है, मैट्रिक्स पे लागू होती है, इनको समझिए। देखो मुख्य रूप से जो ये प्रारंभिक संक्रियाएं होती है ये 6 होती है। संक्रिया मतलब नियम समझो, ऐसा समझो कि व्युत्क्रम अवयव निकालने के लिए अपने पास में 6 नियम है। कितने नियम है, 6 नियम है। इन 6 नियमों में से 3 नियम तो किसमें लगते हैं, 3 नियम तो लगते हैं पंक्तियों में, और इनमें से 3 नियम है वो किसमें लगते हैं, स्तंभों के अंदर। बात ध्यान में आ गई ना कि 3 नियम तो लगाएंगे अपन पंक्तियों, मतलब पंक्ति, और स्तंभ का मतलब जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। 2 चीजें हैं अपने पास में, 3 नियम लगा देंगे पंक्तियों में, 3 स्तंभों में। कुल मिला के 3 ही नियम याद करने हैं, 3 स्तंभों वाले अपने आप याद हो जाए। क्या नियम याद करने हैं, देखो पहला नियम, पहली संक्रिया ये याद करनी है कि अपन कोई भी पंक्ति हो, मान लो अपन जानते हैं पंक्ति को इंग्लिश में रो बोलते हैं, स्तंभ को कॉलम बोलते हैं। मैं यहाँ लिख दूं पंक्ति को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, तो आर से प्रदर्शित करते हैं। और स्तंभ जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, स्तंभ, तो इसलिए इसको किससे लिखते हैं, सी से। यानी मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास में ये पावर है, गणितज्ञ कहते हैं कि आप क्या कर सकते हो, पंक्तियों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। इंटरचेंज मींस पहली पंक्ति है, आपको अगर जरूरत पड़ रही है
तो आप पहली पंक्ति को दूसरी की जगह लिख दीजिए, दूसरी को पहली की जगह लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैट्रिक्स के अंदर। तो पहली संख्या ये है कि आईवी पंक्ति, कौन सी पंक्ति, आईवी पंक्ति को मैं चेंज कर दूंगा किससे, जेवी पंक्ति से। नहीं समझे क्या, कैसे समझना है देखिए मेरे पास में, इधर एग्जांपल के माध्यम से समझाता जाता हूं। 1 2 3 4 है, मेरे को जरूरत पड़ गई, ये पहली पंक्ति आप समझ रहे हो R1 है, ये दूसरी पंक्ति R2, और इधर से समझो तो ये C1 पहला कॉलम है, ये C1, और ये दूसरा कॉलम है कौन सा, C2। मुझे जरूरत पड़ गई कि मुझे R1 और R2 को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। पहली और दूसरी पंक्ति को मुझे बदलना है, कहीं में मुझे काम आ रही है, कहाँ काम आएगी वो अपन आगे बहुत समझेंगे। फिलहाल आप इन नियमों को समझो कि मैट्रिक्स के अंदर जो पंक्तियां होती है दो, उनको आपस में बदल सकते हैं। पहली और तीसरी को बदल सकते हैं, पहली और सातवीं को बदल दो, सातवीं और दूसरी को बदल दो, किसी को भी बदल सकते हो आप। मुझे जरूरत पड़ेगी, ये मैट्रिक्स है, मुझे इसमें इंटरचेंज करना है पंक्तियों का, तो मैं इस दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति बना दूंगा और इस पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति बना दूंगा। सवाल में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ऐसे ही मेरे अगर दिमाग में आगे मुझे जरूरत पड़ गई तो मैं कॉलम भी चेंज कर दूंगा, C1 को इंटरचेंज कर दूंगा किससे, C2 से। कैसे, ये पहला कॉलम है, इसको दूसरे में लिख दूंगा, दूसरे को पहले में लिख दूंगा। इट मीन्स ये हो जाएगा 3 4 और 1 2, बात खत्म। समझ में आई बात, पहली संक्रिया समझ में आई क्या। पहली संक्रिया ये समझनी है आपको कि अपन पंक्तियों को आपस में बदल सकते हैं और अपन स्तंभों को भी आपस में बदल सकते हैं। आईवां स्तंभ है उसको जेवां स्तंभ बना सकते हैं, जेवें स्तंभ को आईवां स्तंभ बना सकते हैं। तो बताओ, दो नियम याद हो गए। नियम एक हुआ, उसके अंदर दो, पंक्ति का और स्तंभ का। पंक्तियों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, स्तंभों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, बात खत्म। चलिए दूसरी बात करता हूं, देखिए दूसरे नियम की या दूसरी संक्रिया की। कोई भी पंक्ति है उसको मैं किसी भी अधिक संख्या से गुणा कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे मान लो इस R1 को गुणा करनी है 2 से, मुझे R1 को किससे गुणा करनी है, 2 से, मैं कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 2 से गुणा करूंगा ना, R1 को 2 1 कम 2 और 2 3 6, बाकी है वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। ये लो मैट्रिक्स बना दी मैंने, नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसके अंदर। तो मैंने इसमें वापस 2 कॉमन ले लो, 2 का भाग लगा दो, क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ ही फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। तो दूसरा नियम या दूसरी संक्रिया क्या होती है, कोई भी पंक्ति है, आईवी कोई भी पंक्ति है, उस पंक्ति में मैं क्या कर सकता हूं, कुछ भी संख्या, किसी भी संख्या की, तो मैं k लिख देता हूं, मैं k की उसमें क्या करवा सकता हूं, गुणा करवा सकता हूं। मेरी मर्जी है, मेरी तो क्या मर्जी है, गणितज्ञ हैं, गणितज्ञों ने ये प्रमेय है सिद्ध की हैं, संक्रियाएं हैं ये सिद्ध की हैं, उन सिद्धि के आधार पे अपन इनको पढ़ते हैं, इनका अनुसरण करते हैं। तो फिर ऐसा ही कॉलम में होता है, मैं कोई भी आईवा कॉलम है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी संख्या से क्या कर सकता हूँ, गुणा कर सकता हूँ। 2 नियम, 2 में 4 नियम, 2 पंक्तियों के 2 स्तंभों के याद हो गए, ठीक है। मेरे दिमाग में आ गई कि मुझे तो क्या करना है भाई, मुझे तो C1 के लिए करना है 2C1, यानी पहले कॉलम में मुझे 2 से गुणा करनी है, कर दो पहले कॉलम में 2 से गुणा, 2 और 2 दूनी कितना 4, इसमें कोई बात छेड़नी नहीं है, जिसमें कर रहे हैं ना उसमें ही करना, ये नहीं कि पूरी मैट्रिक्स में कर देंगे, पूरी मैट्रिक्स में नहीं करना। 2 बातें समझ में आ गई, ठीक है। सवाल करेंगे और अच्छे से समझोगे तुम। फिर देखिए तीसरा क्या करना है, कोई भी पंक्ति स्तंभ में अपन ने उसको गुणा करवा दी, अपन इसको किसी और पंक्ति या स्तंभ में जोड़ सकते अगर जरूरत पड़ती है तो। कैसे, देखिए मैं ऐसे लिखता हूं, किसी आईवी पंक्ति के लिए करता हूं, किसी आईवी पंक्ति के लिए मैं एक काम करता हूं, जो ये आईवी पंक्ति है ना, ये कोई भी पहली दूसरी पंक्ति है, उसमें से मेरे दिमाग में आगे मेरे काम पड़ रहा है कि मैं है ना किसी भी संख्या से गुणा करके इसको जेवी पंक्ति में जोड़ दूं। क्या कर दूं, कोई भी संख्या उससे गुणा करके जेवी पंक्ति में जोड़ो। कैसे, देखिए मैं इसको समझाता हूं यहाँ पे, इसी सवाल के अंदर समझने की कोशिश करना। मान लो मेरे को जरूरत पड़ गई, ये R1 R2 है, R2 मुझे जरूरत पड़ेगी, अभी जरूरत पड़ेगी, थोड़ी देर देखना, सवालों में बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी। मेरे जचगी की मुझे R1 में चेंज करना है, और R1 में चेंज क्या करना है, मुझे R1 में से 2 की गुणा करके R2 को घटाना है। क्या जच्ची दिमाग में, जच्ची नहीं, काम आएगी ये, काम पड़ेगा तब करनी पड़ेगी ये। R1 में से मैं 2 की गुणा करके R2 को घटा दूं। देखिए कैसे घटा रहा हूं मैं, सिंपल है समझना।
R1 ये वाली है, इसमें से तो घटाना है किसको, 2 की गुणा करके R2 को, ये R1 है भाई पहली पंक्ति है, इसको 2 से गुणा करके उसमें से घटाना है। तो पहले इस अवयव की बात करो तो इसको 2 से गुणा करो, 2 दूनी कितना हो गया 4, 4 से गुणा करके उसको इसमें से घटा दो तो देखो R1 कितना है 1 माइनस 2 इंटू R2 कितना है यहाँ पे 2, तो 1 माइनस 2 दूनी 4 कितना आएगा -3, इट मीन्स यहाँ कितना आ जाएगा -3। इसके बाद में आगे देखिए, आगे मेरे एक नहीं करनी है पूरी पंक्ति में घट, अभी तक तो उस पंक्ति का एक ही अवयव है, पूरी पंक्ति में करना है, इसमें भी करना है। तो R1 कितना है यहाँ पे 3 माइनस 2 इंटू 4, तो 4 दूनी ये हो गए 8 और -3, तो 3 माइनस ये कितने हो गए मेरे पास में 3 माइनस 8 -5। मैंने R1 के लिए चेंज किया, ये हो गया। R2 में मैंने कुछ भी नहीं किया, तो ये ऐसा का ऐसा पड़ा है। तो आपको बात ये याद रखनी है, जोड़ भी सकता हूं, मेरे दिमाग में आए तो मैं घटा भी सकता हूं, दोनों काम कर सकते हैं, इसलिए एक ही नियम बना दिया दोनों का। यानी जरूरत पड़े तो इनको जोड़ भी सकते हैं, जरूरत पड़ी तो इनको घटा भी सकते हैं। और ऐसा का ऐसा कॉलम में हो जाता है, आईवा कॉलम है उसके अंदर में है ना, मान लो कुछ आई को मुझे 2 से गुणा करके और सी में C2 में जोड़ना है, या ऐसा मान लो C3 में जोड़ना है या घटाना है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे, सारी बातों की एक ही बात है, क्या है कि आपको 3 नियम याद रखने, सिर्फ और सिर्फ 3 नियम। क्या याद रखना है, पहला नियम, कोई भी पंक्ति हो कोई भी स्तंभ हो उनको इंटरचेंज कर सकते हैं, पहली पंक्ति को तीसरी की जगह ले जा सकते हैं, तीसरी को पहली की जगह ला सकते हैं, बात खत्म। ऐसे ही कॉलम में कर सकते हैं, पहले कॉलम को दूसरे की जगह ले जा सकते हैं, दूसरे को 18वें की जगह, 18वें को 5वें की जगह, कहीं भी चेंज कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक नियम। दूसरा नियम, कोई भी पंक्ति है उस पूरी पंक्ति को किसी भी संख्या से गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। कोई भी कॉलम है उसको किसी भी संख्या से गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 2 बातें समझ आ गई, 2 में 4 बातें समझ आ गई। अगली बात ये है कि आप किसी भी पंक्ति या स्तंभ को गुणा कर दो किसी संख्या से और उसको किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ में जोड़ दो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर यह नहीं करना है कि अपन ने क्या किया, अपन ने किया तो ये कि पंक्ति में कुछ जोड़ा और घटा स्तंभ में से, बात गलत हो जाएगी। पंक्ति में चेंज कर रहे हैं तो लास्ट तक सवाल में पंक्ति में ही चेंज करना है, और अगर कॉलम में चेंज शुरू कर दिया तो कॉलम में ही चेंज करना है सारा कुछ, ये बात ध्यान में रखनी है। नियम ये है आपके सामने सिंपल से, आप अगर उतारना चाहो तो यहाँ से उतार लो, नहीं तो आपकी बुक एकदम अच्छे से समझा रही है, आपको लिख के आप वहां से पढ़ सकते हो। मेरा काम था सिर्फ आपको ये 3 नियम याद करवाने कि आप क्या करो, इन 3 नियमों को दिमाग में फिट कर लो। ये दिमाग में फिट हो गए ना, ये कुछ है ही नहीं, 1 सेकंड की प्रश्नावली हो जाएगी, तो याद रह जाएंगी ना ये 3 बातें। आप इनको 3 बातों को एक बार उतार लीजिए और आगे चलते हैं अपन इन तीनों बातों के बाद में कि आगे क्या होता है। फटाफट इसको उतार लीजिए। अब मैं इसको डिलीट करता हूं और आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं। देखिए किस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ए इनवर्स वास्तव में होती क्या है। ये प्रारंभिक संक्रिया है, ये नियम है, इन नियमों के आधार पे काम करेंगे अपन, ये ना बात समझ आ रही है। ठीक है, मैं इन प्रारंभिक रूपांतरणों को हटा देता हूँ, इन प्रारंभिक संक्रियाओं को हटा देता हूँ। देखिए छोटी सी बेसिक सी बात जानते हैं अपन। क्या बात जानते हैं कि एक संख्या है मेरे पास, 7वीं 8वीं में आप पढ़ते होंगे, पहली दूसरी में पढ़ते होंगे। मेरे पास में 4/3 है, मेरे पास में 4/3 है। इसका व्युत्क्रम क्या होगा भाई, गुणा व्युत्क्रम, गुणन व्युत्क्रम, प्लस व्युत्क्रम जो होगा वो तो माइनस का 4/3 होगा। गुणा में व्युत्क्रम क्या होगा, इसका गुणन व्युत्क्रम क्या होगा, इसका गुणन व्युत्क्रम होगा 3/4 होगा ना भाई। 4/3 का गुणन प्रतिलोम क्या होता है, 3/4 ही होता है। और इन दोनों की अगर गुणा करवा दूं तो उत्तर कितना आएगा बताओ, 3 से 3 कटा, इससे ये कटा, कितना आया 1। आता है कि नहीं आता है। यानी ये आपने छोटी क्लासों से ही सीख रखा है। क्या सीख रखा है आपने, ये सीख रखा है कि किसी भी संख्या को उसके व्युत्क्रम से अगर गुणा कर दे तो उसका मान कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। तो फिर वो संख्याओं में होता है, तो क्या मैट्रिक्स में नहीं होता, मैट्रिक्स में भी होता है। देखिए ए एक वर्ग मैट्रिक्स है, ये काम सारा पहली बात याद रखना है, वर्ग मैट्रिक्स में ही होगा, वर्ग आव्यूह में ही होगा, है ना। ए एक वर्ग मैट्रिक्स है और बी एक ऐसी मैट्रिक्स है, बी एक ऐसी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है बी, अगर इनका अस्तित्व है कि ए बी संभव हो जाए, क्योंकि वर्ग मैट्रिक्स होगी तो ए बी संभव हो जाएगा।
या बी ए संभव हो जाए, ए बी और बी ए दोनों ही हो जाएगा, वर्ग मैट्रिक्स होगी, और इनका मान कितना आ जाए, उत्तर आई आ जाए। आई मींस क्या समझ रहे हो, एक एक की इकाई मैट्रिक्स, आई मतलब एक एक इकाई मैट्रिक्स होता है। देखो ये मान लो ए है और ये मान लो क्या, ए इनवर्स है। ए इनवर्स ही तो ये संख्या अगर ए मान ले तो इसकी व्युत्क्रम में ए इनवर्स ही है। इन दोनों को गुणा करते हैं तो बराबर में क्या आ रहा है, एक आ रहा है। तो फिर मैट्रिक्स में कह सकते हैं ए इनवर्स बराबर क्या आता है, आई आता है। यानी एक मैट्रिक्स को उसके व्युत्क्रम मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो उसका मान क्या आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स आ जाता है। समझ रहे हो बात को। तो अब देखना, मैं इन दोनों की गुणा करवा रहा हूं, ए को बी से गुणा करवा रहा हूं। इसका मतलब ये बी क्या है, यहाँ पे ये बी जो है ना, ये लिख दू यहां बी ए का या ए की व्युत्क्रम अवयव है। क्या है, व्युत्क्रम अवयव है, 100% व्युत्क्रम अवयव है। क्यों पता चला आपको, कि अगर ए को मैं ए इनवर्स से गुणा करूंगा ना तभी जाके आई आएगा, नहीं तो ये संभव ही नहीं है। और ऐसा ये मान लो कि b को मैं a से गुणा कर रहा हूं तो a b का व्युत्क्रम, यानी व्युत्क्रम होता है, अपन बोल सकते हैं 4/3, 3/4 का व्युत्क्रम है, या ये कह सकते हैं 3/4, 4/3 का व्युत्क्रम है। बात तो एक ही है ना दोनों, ठीक है। तो b जो है ना वो a का क्या कहलाता है, व्युत्क्रम अवयव। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि a इनवर्स बराबर क्या होगा, b, यानी b जो होगा a का इनवर्स होगा, या ऐसा लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, a जो है वो b का इनवर्स होगा, क्योंकि दोनों में से एक तो क्या होगा, व्युत्क्रम होगा, एक खुद होगा, वो होगा। बात समझ में आई क्या। बात यही है पहली दूसरी तीसरी क्लास वाली, कि एक संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल सदैव एक आता है, एक मैट्रिक्स को उसके व्युत्क्रम से गुणा करते हैं तो आई आता है। तो अपन ने यहाँ एज्यूम कर लिया कि a को b से गुणा करें, आई आ रहा है, तो 100% ये b जो है ना ये व्युत्क्रम अवयव है a का, या ये कह दो कि 100% a जो है ना वो b का क्या है, व्युत्क्रम अवयव है। बात समझ में आ गई ना, ठीक है, इतनी सी बात समझनी थी। ये जो व्युत्क्रम अवयव निकलते हैं ये सिर्फ और सिर्फ किसके निकलते हैं, वर्ग मैट्रिक्स के ही निकलते हैं। आपको कहीं कह दें कि आप आयताकार मैट्रिक्स का व्युत्क्रम अवयव ज्ञात कीजिए, अवयव संभव ही नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि आयताकार मैट्रिक्स में ए बी और बी ए संभव ही नहीं होते हैं। होते हैं क्या, नहीं होते। अपन ने पहली क्लास में पढ़ रखा है, 3.1 में पढ़ रखा है कि आयताकार मैट्रिक्स है तो उनके अंदर है ना ये संभव ही नहीं होता, होता होगा पर ये संभव नहीं है फिलहाल इस हिसाब से। तो यानी व्युत्क्रम अवयव आयताकार मैट्रिक्स का नहीं निकलता, वर्ग मैट्रिक्स है उसी का ही संभव हो पाता है, ठीक है। इतनी सी बातें ध्यान रखना। इसके बाद में देखो आगे चलते हैं। आपको अगर इसको उतारना है थोड़ा सा तो उतार लीजिए, नहीं तो मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से और कुछ और बातें लिखता हूँ। तो फिर एक बात ये भी लिख लो यहाँ से, क्या ये लिख लो कि ए इनवर्स कह दो कितना होता है, आई होता है। बी ए को ए इनवर्स करते हैं, आई होता है, ये कह दो। ये नहीं अच्छी लग रही तो बी इनवर्स आई होता है। भाई कोई भी मैट्रिक्स हो उसको अगर उसके इनवर्स से गुणा करवा देते हैं तो वो मैट्रिक्स क्या बन जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है, इकाई मैट्रिक्स बन जाती है। समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब आगे चलिए, आगे एक बात और बताता हूं। देखो अच्छी सी बात है कि ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है तो इसके जो व्युत्क्रम अवयव होगा, इसका जो व्युत्क्रम अवयव होगा वो क्या होगा, अद्वितीय होगा। अवयव क्या होगा, अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब आप अच्छे से जानते हो, अगर आप 10वीं 11वीं पढ़ के आ रहे हो तो। यूनिक, अद्वितीय का मतलब यूनिक। यूनिक मीन्स सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मांड के अंदर वो एक ही चीज होनी चाहिए। यानी इस ब्रह्मांड के अंदर जो चंद्रमा है वो यूनिक है, चंद्रमा एक ही है इस ब्रह्मांड के अंदर, सूर्य है वो एक ही है इस ब्रह्मांड के अंदर। तो ऐसी चीज जो एक ही होती है वो क्या कहलाती है, यूनिक, उसको अद्वितीय कहते हैं। जैसे आपको पता हो ना, ग्राफ पढ़ा होगा आपने 10वीं क्लास के अंदर। ग्राफ के अंदर जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित होती है ना तो सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही हल आता है। उस टाइम अपन कहते हैं कि इसका अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल होता है मींस इसका एक ही हल होता है। संपाती रेखाएं होती है एक दूसरे के ऊपर से जाती हैं, उनके तो अनंत हल होते हैं भाई, परंतु इसका अद्वितीय हल होता है। तो इसका मतलब एक का इनवर्स जो होगा ना वो अद्वितीय होगा, सिर्फ एक ही संभव होगा। अरे भाई मैंने ये 4/3 लिखा, तुम बता दो इस 4/3 का व्युत्क्रम अवयव 3/4 ही संभव है, इसके अलावा कोई है तो बता दो। 1/2, 5/2, 7/2, 11/32 कुछ है क्या संभव, नहीं है। तो याद रखना आपको कि ए मैट्रिक्स है तो उसका व्युत्क्रम अवयव अद्वितीय होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। इसको प्रूफ करके बता देते हैं, अपनी बुक बता रही है प्रूफ करके, मैं भी बता देता हूं। देखो
प्रूफ करता हूं कैसे। मान लो ए एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स के दो बी और सी दो मान लेता हूं क्या, व्युत्क्रम अवयव है। दो क्या मान लेता हूं, व्युत्क्रम अवयव। एक बार मान लेता हूं, मानने में क्या जाता है भाई, मान लेते, गणित में तो मानने का ही काम होता है। मैंने मान लिया बी और सी इस ए के क्या है, दो व्युत्क्रम अवयव है, व्युत्क्रम अवयव है। दो संभव तो नहीं है परंतु मैंने दो मान लिए। तो बताओ मुझे, अगर इन दोनों को एक दिखाना है तो मैं इस सवाल में क्या दिखा दूं कि मेरे को ये पता चल जाए कि इसका तो एक ही होता है। मैं अगर इस बी और सी को बराबर दिखा दूं तो ये पता चल जाएगा ना, जो बी है वही तो सी है, आपने जो बी लिया वही तो सी है, वही तो वास्तव में ठीक है। अब देखना, मैं ये कह सकता हूं, पहले इसकी बात करता हूं, ए बी का व्युत्क्रम अवयव है तो मैं लिख सकता हूं ए बी लिख दो चाहे बी ए लिख दो, बराबर तो क्या आएगा, आई आएगा। अपन जानते हैं उस परिभाषा से कि ए बी लिख दो चाहे बी ए लिख दो, आई आएगा। और अगर ये लिख दो कि है ना एक सी का भी व्युत्क्रम अवयव तो मैं ऐसे लिख दूं ए सी, है ना, ए सी लिख दूं या सी ए लिख दूं, बराबर भी क्या आना है, आई। बात समझ गए, ठीक है। अब देखना मैं इसको प्रूफ करता हूं, मुझे प्रूफ करना बी और सी बराबर हो जाए। बी और सी बराबर हो जाएंगे तो बी और सी दोनों एक ही चीज है, और दोनों एक ही चीज है तो मैं कह दूंगा कि हाँ एक ही अद्वितीय हल होता है। देखिए मैं ये लेता हूं बी बराबर बी आई, मतलब है ना आई को किसी सी मैट्रिक्स से गुणा करो, आई को किसी भी मैट्रिक्स से गुणा कर दो, वो खुद ही मैट्रिक्स आती है। तो मैं बी को अगर आई से गुणा कर दो तो वो बी ही रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूं क्या, बी बी आई दोनों एक ही तो बात है, बी को ही तो मैंने बी आई लिख दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लिख सकता हूं मैं, ठीक है लिख सकता हूं। अब देखना ये बी पढ़ा, बराबर में ये बी पढ़ा, ठीक है। इस आई की जगह मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं ए सी लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं यहां से ए सी, भाई लिख ही सकता हूं। आई की जगह तो क्या लिख सकता हूं, ए सी लिख ही सकता हूं, क्योंकि आई ए सी लिखो चाहे सी ए लिखो दोनों एक ही तो बात है। ये पढ़ी देखो बी बराबर में, इस बी ए को गुणा कर सकता हूं क्योंकि तीन गुणा में होते हैं, तो अपन साचारी नियम का पालन करते हुए पहले इन दोनों को गुणा करवा दे, फिर इसको रख दे, इसको रख दे, इसको गुणा करवा दे, कर सकते हैं ना। तो मैं इस बी ए की गुणा करवा देता हूं और साइड में किसको रख देता हूं, सी को रख देता हूं, कर ही सकते हैं। फिर देखना यहां बी पढ़ा, आपको दिख रहा होगा यहां तक, ठीक है। बी ए जो है देखो, वापस बी ए को मैं क्या लिख सकता हूं, आई लिख सकता हूं ना, बी ए को, ये लो आई लिख दिया, और गुणा किससे करवाने हैं, सी से। अब बताओ आई को सी से गुणा करवाऊंगा तो क्या आएगा, सी ही आएगा ना, तो बी और बराबर में क्या आएगा, सी। ये देखो अपन अलग अलग लेके चले थे, दो अवयव हैं इसके व्युत्क्रम अवयव, परंतु यहां जाके दोनों क्या हो गए, एक ही हो गए, दोनों एक ही हो गए। इसका मतलब इसका तो एक ही है, ये कह दो चाहे ये कह दो, नाम अलग अलग लिखने से क्या हुआ, जो इसमें अवयव है वो इसमें। तो मेन मेरा मकसद ये था ये बात समझाने का कि एक कोई वर्ग मैट्रिक्स है तो उसका केवल और केवल एक यानी अद्वितीय व्युत्क्रम अवयव संभव होता है, जिसको अपन प्रूफ कर सकते हैं। आपसे पूछ सकता है छोटे क्वेश्चनों के अंदर कि है ना ए का व्युत्क्रम अवयव होता है 1 2 3 और अद्वितीय कुछ भी पूछ ले आपको, तो उसको ध्यान में रखना है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई तो इसको जो उतारना है आपको तो उतार लो, नहीं तो आपकी बुक के अंदर इसको एकदम अच्छे से समझा रखा है। आगे चलते हैं अपन, और आगे एक और अच्छी सी चीज है उसको प्रूफ करता हूं। देखो मैं आज की क्लास बेसिक क्लास होगी, आप ध्यान से समझिएगा। मैं लास्ट में एक बार इस क्लास का पूरा बायोडाटा आपके सामने रखता हूं, इसको मैं एक बार छोड़ देता हूं, आपने नहीं उतारा है तो उतार लीजिएगा। चलिए आपको क्या याद रखना है, आप मैं एक बार यहाँ नॉर्मली बताता हूं कि ए और ए का क्या पढ़ा था, ए का ट्रांसपोज ऐसे नहीं पढ़ा था, ए बी का ट्रांसपोज था, ए बी का होल ट्रांसपोज था। आपको याद है तो आप खुद बता सकते हो, इसको अपन ने क्या लिखा था, ए बी के होल ट्रांसपोज को अपन ने ए का ट्रांसपोज बी का नाम लिख के बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज लिखा था। ये आपको अच्छे से याद होगा, पीछे की क्लासों में ट्रांसपोज वाली परिवर्त मैट्रिक्स में पढ़ा था। ऐसा ही इसके अंदर होता है, ए बी का जो होल इनवर्स होता है ना वो किसके बराबर होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स के, यानी दो मैट्रिक्सों के गुणनफल का जो इनवर्स होता है वो उन दोनों मैट्रिक्सों के अलग अलग इनवर्स के गुणनफल के बराबर होता है, जबकि उनकी जो क्रम है उनका वो चेंज होना चाहिए, उधर ए बी है तो इधर बी ए होना चाहिए इनवर्स के अंदर। ये बात ध्यान रखनी है और ये बात अपने को प्रूफ भी करनी है, और आपको पेपर में पूछ भी सकते हैं कि किस हिसाब से ये होते हैं, भी हमें सिद्ध करके बताइए। मैं प्रूफ करके बताता हूँ। देखिए मैं ये लेके चल रहा हूँ ए बी,
ए बी लेके चला हूं क्योंकि यहाँ पे पूरा अपने पास में ए बी एक अवयव दे रखा है, गुणा करके दे रखा है। कल अपन जैसे परसों सवाल में कर ही रहे थे कि मुझे a प्लस ए का डेस मुझे ना समित दिखाना था, तो a प्लस ए डेस वास्तव में एक पूरा मान के a मान के ही तो उसका किया था अपन ने, वैसे ही अपन इसका कर देंगे। देखिए उसका कैसे करते हैं, तो ए बी को मैं पूरा एक अवयव अगर मान लो तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, मैं ये लिख सकता हूं क्या, ए बी और ए बी का होल इनवर्स, ए बी और ए बी का होल इनवर्स, ट्रांसपोज नहीं होल इनवर्स बराबर आई आएगा कि नहीं आएगा बता दो भाई। इसको पूरा ए अवयव मान लो, इसको बी ए इनवर्स मान लो, तो ए को ए इनवर्स से गुणा करते हैं तो आई आता है कि नहीं आता है, आता है। ठीक है, अब देखना इसको मैं प्रूफ कर देता हूं एक सेकंड के अंदर और आप समझते जाना साथ साथ में। मैं क्या करता हूं, मैं यहां करता हूं दोनों पक्षों को ए इनवर्स से गुणा। मैं क्या करूं, दोनों पक्षों को ए इनवर्स से गुणा करने पर, दोनों पक्षों को ए इनवर्स से गुणा करने पर, देखिए गुणा कैसे करता हूं, इधर गुणा कर दूं, ये लो ए इनवर्स, ये ए बी पढ़ाई है ना, ये ए बी का होल इनवर्स पढ़ाई है इधर, बराबर में इधर भी गुणा कर दी, ए इनवर्स क्या कर दी, आई कर दी। कोई दिक्कत नहीं है ना आपको, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इन दोनों को साथ में गुणा करवा सकता हूं, देखो यहां भी करवाई थी, अभी कहां, यहां इनकी गुणा करवाई थी, करवा सकता हूं यहां पे गुणा, तो मैं ऐसे गुणा करवा सकता हूं ए इनवर्स की ए से, और ये बी साथ में यहां रह जाएगा, और ये ए बी का क्या रह जाएगा, होल इनवर्स बराबर में ए इनवर्स को आई से गुणा कराओ, मैंने पहले ही बता रखा आई को किसी से गुणा कराओ वो क्या आएगा, वापस ए इनवर्स ही आ जाएगा, जो जिससे गुणा करवा रहे हैं वो खुद ही बन जाएगा, आई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आप अच्छे से जानते हो, ए इनवर्स ए क्या बन जाता है, आई बन जाता है ना, ए इनवर्स ए आई बन जाता है। वापस आपको जगह जगह बता रखा है, कहां बता रखा है, देखो कहीं नहीं बता रखा, तो यहां बता दो कि ए को ए इनवर्स से अगर गुणा करवा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, आई बन जाता है, बात खत्म। ये आई बन गया, तो आई को मैं बी से गुणा करूंगा तो वापस बी आएगा ना, मैं एक दो कदम शॉर्टकट में चल गया हूं, कोई बात नहीं, इसको गुणा करेंगे ये आई आएगा, आई को बी से गुणा करूंगा तो वापस क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा ना, और ये गुणा में क्या पड़ा है, ए बी का होल इनवर्स बराबर में क्या पड़ा है, ए इनवर्स। अब मैं क्या करवा दूं, इसको दोनों पक्षों को बी इनवर्स की गुणा करवा दूं। देखो मैं क्या करवा दूं, दोनों पक्षों को बी इनवर्स से गुणा करवाने पर, अब देखो इनवर्स की गुणा यहां तो करवा ही नहीं सकता, गुणा तो करवा तो इधर करवानी है संख्या, तो देखिए इधर लिखता हूं बी इनवर्स बी, दोनों पक्षों को करवानी है, ये तो पढ़ा ही है अपना ए बी का होल इनवर्स, और इधर करवानी है तो ये देखो बी इनवर्स और ए इनवर्स पहले से पढ़ा ही है अपने पास में, सिंपल सी बात है। आगे देखिए मैं यही लिख देता हूं और इस सवाल को खत्म करता हूं। देखो बी इनवर्स बी, ए इनवर्स ए आई होता है, तो फिर बी इनवर्स बी भी क्या होगा, आई होगा, ये आई हो जाएगा, आई को ए बी के होल इनवर्स से गुणा करेंगे तो ए बी का होल इनवर्स ही आएगा, तो ये लो ए बी का होल इनवर्स बराबर में क्या है, देख लो बराबर में है बी इनवर्स ए इनवर्स। यही प्रूफ नहीं करना था क्या अपने को, यही तो प्रूफ करना था। तो ये अपन कह सकते हैं कि ए बी का जो होल इनवर्स होता है ना, वो किसके बराबर होता है, बी का इनवर्स ए का इनवर्स होता है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसको आप उतार लीजिए, ये मोस्ट सवाल है, इसको आप अच्छे से उतार लीजिए, मोस्ट तो ये भी है, आप उतारने में इसको भी उतार लीजिए। और अब चलते हैं अपन, हालांकि अभी मेरा मकसद है कि मैं एक सवाल करवाऊं इस क्लास के अंदर जिससे आपको समझ आए ये संक्रियाएं कैसे काम में लेनी है, परंतु आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो आज की सब क्लास में अपन ये नहीं करते हैं सवाल, अपन कल की क्लास में सवाल करेंगे, इनके एग्जाम्पल्स करेंगे, यानी अपने को इस क्लास का मैटर आगे क्या काम में लेना है उसको ध्यान में रखना है। यानी इस क्लास का मैटर ये काम में लेना है कि जो 3 प्रारंभिक संक्रियाएं पढ़ी थी अपन ने, 3 में 6 पढ़ी थी, 3 पंक्तियों पे 3 कॉलम पे, उनको आपको दिमाग में बिठा के रखना है, कल तक उनको दिमाग से भगाना नहीं है। कल अपन उसमें काम में लेंगे कि आपको 3 बातें क्या याद रखनी है, किसी भी कॉलम स्तंभ को चेंज कर दो, किसी भी कॉलम स्तंभ को किसी अधिक संख्या से गुणा कर दो, किसी भी संख्या से किसी कॉलम पंक्ति को गुणा करके किसी दूसरी पंक्ति कॉलम में जोड़ दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, अपना सवाल है वो सोल्व हो जाएगा। तो इस हिसाब से बाद में अपन ने थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जाना है ना, क्योंकि नॉर्मली प्रॉपर्टियों से सवाल आती हैं, गणित के अंदर कोई भी चीज हो तो उसके कंसेप्ट एकदम अच्छे से समझाएं, ये चीज अगर अच्छे से समझाए तो अपने को अब सवाल के अंदर सीधा सा कहेगा सिद्ध कीजिए ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स हो, तो अपन कह देंगे भाई हमें पहले से पता है ये चीज होती है,
तो अपन अपने आप से सिद्ध कर देंगे उस चीज को। सवालों को अपन उदाहरणों को एकदम अच्छे से प्रूव कर सकते हैं उनके सामने। तो आज की क्लास के अंदर जो अपन ने पढ़ा वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक था। कल की क्लास में अपन एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे, एकदम अच्छे से एक एक एग्जाम्पल करेंगे और फिर बाद में अपन पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे इस हिसाब से। तो आज की क्लास को तो मैं यहीं खत्म करता हूं, आगे मिलते हैं अपन उदाहरणों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।